Yes, children, now we continue with the next topic, that is Newton's laws of motion. In the previous video, we have studied about the three different points. For number one, force; number two, inertia, types of inertia, and then linear momentum. Now we want to study Newton's laws of motion. Children, there is a difference between equations of motion and laws of motion. Equations of motion, देखिए दोनों मोशन के लॉज हैं. इक्वेशंस मोशन इसलिए कहते हैं कि इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ये इक्वेशन है. कहीं भी इनमें आपको फोर्स नहीं मिलेगा. अगर विदाउट फोर्स है फॉर्मूला तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, और अगर फोर्स को शामिल करेंगे तो क्या बनेगा? लॉज ऑफ मोशन बनेगा. तो जो लॉज ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने बनाए हैं उनमें फोर्स इन्वॉल्व होगा. And there are three laws given by Newton which are called Newton's laws of motion to describe the motion. And first is Newton's first law. Newton's first law. क्या होता है Newton's first law? It states that a body continues in the same state either at rest or in motion, either in rest or in motion, until or unless an external force is applied. Until an external force is applied on it to change the state. ये हुआ बच्चों, ये हुआ. और इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. बेसिक इट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. अब देखिए समझिए क्या होता है. न्यूटन ने फर्स्ट लॉ क्या बताया? न्यूटन ने ये कहा कि कोई भी बॉडी है वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है जिस स्टेट में वो है. अब किस स्टेट में है? ये स्टेट वो नहीं है जो स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड लिक्विड गैसेज वाला. स्टेट की सेंस समझिए बच्चों. स्टेट की सेंस किससे है? आइदर एट रेस्ट और इन मोशन और इन डायरेक्शन. इस टर्म्स में हम बात कर रहे हैं. So if a body is in the state of rest, the body wants to be in the same state, to occupy the same state, to have in the same state. But if a body is in the state of motion, the body wants to remain in the same state, in the state of motion. And if the body is in the state of motion, then it wants to continue with the same state without changing its direction until or unless we are going to apply a force to change it. हम ऐसा नहीं है कि बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं. क्यों? हम कैसे जितने भी टर्न आते हैं सब में डायरेक्शन बदलते हो कि नहीं बदलते? क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं. अगर बॉडी स्टेट है, क्या बॉडी को जो रेस्ट पर है मूव करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं. फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी मूव करेगी. और जब बॉडी मूव करती है तो बॉडी को रोक भी सकते हैं. उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है रोकने के लिए. तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक कोई बॉडी अगर एक जगह रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मूव है तो मूव करती रहेगी. और अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी अपने आप जब तक आप उसके ऊपर फोर्स लगा करके चेंज नहीं करेंगे. इसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. और ये इनर्शिया है. क्यों नहीं चेंज करता? जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी. बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है उसी स्टेट को गेन करने की. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इसको इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं. इनर्शिया भी वही बात बता रहा है, न्यूटन ने भी वही बात बताई फर्स्ट लॉ के. जैसे एग्जांपल आप ये मत समझ लेना कि भाई जैसे बुक रखी है वो टेबल पे, आप 2 दिन बाद 10 दिन बाद आकर देखेंगे वो वही रखी मिलेगी आपको. क्यों? वो उसी स्टेट में रहना चाहती है. ये बोर्ड है, अगर हमने दीवार पे इसको माउंट कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा? यही मिलेगा. इसे चेंज ही नहीं होगा अपने आप. जब तक हम इसको यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह नहीं लेके जाएंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये यही रखा रहेगा. ये फर्स्ट लॉ कहता है. अगर आपके सामने से कोई गाड़ी जा रही है, आप साइकिल से चलाते हैं या कई बार जब आप बाइक से चलाते हैं और आप उसकी इंजन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो चलती रहती है, थोड़ी दूर जाके रुक जाती है. क्या ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का वायलेशन है? वायलेशन नहीं है. वहां फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं उसको रोकने के लिए. टायर्स के और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो एक्सटर्नल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है. इस वजह से गाड़ी रुक जाती है. अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे देन इट कंटिन्यूज टू. फिर एक्सपेरिमेंट करके कैसे बताओगे? देखो, अगर आपने मान लीजिए आप किसी साइकिल से जा रहे हैं और तेजी से साइकिल जाके अपने पेडल्स लगाने बंद कर दिए और आप बिल्कुल स्मूथ रोड पे जा रहे हैं और आप बिल्कुल साइकिल पे बैठे हैं. जब आप पेडल्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, तो साइकिल काफी दूर तक आगे अपने आप चली जाती है. ठीक है. और दूसरा केस लेकर कोई कच्चा फ्लोर है, मिट्टी वाला फ्लोर है, उसके ऊपर आप साइकिल चला रहे हैं उतनी स्पीड से, आपने पेडल्स लगाने बंद कर दिए. क्या साइकिल अभी भी उतनी दूर तक ट्रेवल करेगी? नहीं करेगी. साइकिल थोड़ा दूर जाकर रुक जाएगी. रीजन क्या हुआ?
रीजन ये हुआ कि जो स्मूथ रोड है उसका फ्रिक्शन कम है, और जो रफ रोड है, जो सैंडी एरिया है, जब उसमें से कच्ची मिट्टी वाला एरिया है उसमें से जब आप जाओगे वहां फ्रिक्शन ज्यादा है। तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट फोर्स और इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट फोर्स। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कम टू न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये मैथमेटिकल लॉ है बेसिकली, ये है मैथमेटिकल लॉ। मैथमेटिकल लॉ इसलिए है कि अभी तक तो हम कह रहे हैं कि फोर्स जो होता है वो बॉडी की पोजीशन चेंज कर देता है। बॉडी की रेस्ट पर है तो मूव करा देता है, मूव है तो रोक देता है, मूव कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर देता है। लेकिन कोई मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए न्यूटन ने ये बताया कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, और ये कहता है द रेट ऑफ change of momentum, which momentum? Linear momentum of a body is directly proportional to force applied. ये है स्टेटमेंट। यानी कि जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, और जब बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो जो कितने टाइम में कितना मोमेंटम आपने चेंज किया इससे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड इफ डेल्टा पी। आप जानते हैं चेंज को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। मोमेंटम पी का सिंबल है। डेल्टा पी इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि एंगुलर के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए वर्ड एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट हो जाएगा रोटेशनल मोशन के लिए। तो अगर यहाँ मोमेंटम वर्ड हम यूज कर रहे हैं, अगर मोशन आपका लीनियर है तो लीनियर मोशन की बात करेंगे। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ? डेल्टा पी। देन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। और मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हो, और हमेशा जानते हो प्रोपोर्शनलिटी साइन के लिए कांस्टेंट आएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ जो की वैल्यू होती है के की वो 1 होती है कांस्टेंट की। सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज अ मैथमेटिकल रिलेशन। एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। And in short, you can say the force applied on a body is equal to rate of change of linear momentum of the body. यानी कि फोर्स क्या करता है? फोर्स बॉडी के मोमेंटम को चेंज करता है। फोर्स क्या चेंज करेगा? बॉडी के मोमेंटम को चेंज करेगा, लीनियर मोमेंटम को चेंज करेगा। अब लीनियर मोमेंटम में दोनों चीजें आ गई। अगर मास कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम चेंज होने का मतलब क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी सेम है तो बॉडी का मास चेंज हो रहा होगा, अलग अलग बॉडी होगी। तो फोर्स का और लीनियर मोमेंटम का रिलेशन है। सो द मैथमेटिकल लॉ क्या है? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा देखिए, इसी फॉर्मूले से और डेराइव करते हैं। थोड़ा सा इसी को आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अगर इसी को हम उसमें लेंगे, इफ u इज इनिशियल वेलोसिटी, m तो मास ऑफ द बॉडी हो गया, मास ऑफ द बॉडी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, v इज वेलोसिटी एट टाइम, कितने टाइम पर t, और देखो अब कितना होगा, व्हाट इज f? F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। और P2 कितना होगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो m हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v, तो ये तो फाइनल मोमेंटम हो गया। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? माइनस mu, और t माइनस 0 कितना हो गया? t हो गया, m कॉमन ले लीजिए, v माइनस u अपॉन t। और ये v माइनस u अपॉन t क्या पड़ गया है? व्हाट इज v माइनस u अपॉन t? ये आपने क्या पढ़ा है बच्चों? ये हमने पढ़ा एक्सीलरेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक्सीलरेशन होता है वेयर a क्या होता है? v माइनस u अपॉन t। और ये इक्वेशन फर्स्ट है, v इक्वल टू u प्लस at, इसी से एक्सीलरेशन निकाला। तो यहां से एक और फॉर्मूला जनरेट होके आया। कौन सा फॉर्मूला जनरेट होके आया? F इज इक्वल टू ma। जनरली छोटी क्लास में ये पढ़ा दिया जाता है, F इज इक्वल टू ma। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। तो फोर्स की वजह से क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म होगी, एक मैथमेटिकल फॉर्म ये होगी, एक मैथमेटिकल फॉर्म ये हो गई। अब इसी को देखो हम डिफरेंशियल फॉर्म से भी कर सकते हैं। अगर डिफरेंशिएशन की टेक्निक लें, कौन से वाली? डिफरेंशिएशन। अच्छा, डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं f जो होता है वो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है? d में कन्वर्ट हो जाता है।
डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, देखिए कहां पढ़ा था आपने, ये डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ गए हैं जब हमने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता था वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंट, इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करके क्या लिख देते थे, डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो करके डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख देते हो, डी वी अपॉन डी टी, और ये किसके इक्वल है, एक्सीलरेशन। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को डीवी में चेंज हो जाता है। ऐसे ही डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है तो यहाँ डीपी अपॉन डीटी में चेंज हो जाएगा। और बच्चों ये इक्वेशन नंबर अगर 4 बनाते हैं, बट व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू एम वी, और अगर आप ये इक्वेशन नंबर चलिए 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, और एफ इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, पी की जगह वी रख दीजिए, एम डी वी अपॉन डी टी, और f इज इक्वल टू एम इंटू ए। व्हाट इज डीवी अपॉन डी, क्या पड़ गया है, इसको एक्सीलरेशन पड़ गया है, ये एक्सीलरेशन होता है। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले से भी वही है, f इज इक्वल टू एम ए, आइदर यूज डिफरेंशिएशन टेक्निक और दिस टेक्निक, दोनों से f इज इक्वल टू एम ए आया। तो जिसको f इज इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं बेसिकली वो न्यूटन सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ की दो फॉर्म आपके पास हैं, एक फॉर्म है f इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और दूसरी फॉर्म कौन सी है, f इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम। बताइए बात समझ आई कि नहीं। और इसी का एक फॉर्मूला कौन सा बना, f का फॉर्मूला कौन सा बना, dp बाई dt भी लिख सकते हैं। तो अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लेना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को लिखेंगे dp बाई dt, अदरवाइज चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कितने टाइम में कोरस्पॉन्डिंग कितना मोमेंटम चेंज हुआ, उन दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं, फोर्स अप्लाइड कहते हैं। फोर्स अप्लाइड के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला बना बच्चों किसके लिए, आपका फोर्स का। अच्छा अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर जो पढ़े हैं, वेक्टर की नॉलेज इंप्लीमेंटेशन यहां हो गया बच्चों, वेक्टर की नॉलेज जरूरी है। देखो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 से लो, चलो फ्रॉम इक्वेशन 2 से स्टार्ट कर देते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये वेक्टर फॉर्म होगी। दूसरे वाली फॉर्म इसमें क्या हो गया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर, ये इक्वेशन 1 होगी, मान लीजिए इक्वेशन 2 हो गई। कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म होगी। यहाँ डेल्टा पी वेक्टर है, यहाँ कौन सा वेक्टर है, एफ है, यहाँ एफ वेक्टर है, और एक्सीलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। अच्छा देखो अगर हम एक्सीलरेशन को क्या पढ़ के आए, क्या ऐसा नहीं लिख सकते आप, ए वाई जे प्लस ए जेड के, और एफ को भी क्या लिख सकते हो, देखो एफ वेक्टर बताओ कितना होगा, एम ए एक्स आई कैप जे कैप प्लस एम ए जेड के कैप। और बताइए एफ को भी क्या लिख सकते हो, एफ के भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट हो सकता है, एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के एफ, और किसकी जगह लिखा हमने, एफ एक्स की जगह क्या लिखा, एम ए एक्स, एफ वाई की जगह क्या लिखा, एम ए वाई, और एफ की जगह क्या लिखा, एम ए जेड। ये फोर्स इन 3 डायमेंशन हो गए। अगर एक बॉडी के ऊपर, वो तो पहले वाला केस तो हमने केवल सिंपल 1 डायमेंशन कर लिया, ये 3 डायमेंशन का हुआ। वेक्टर ने हमें सिखाया ए के 3 कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के। हमने क्या किया, ये ए वेक्टर की वैल्यू यहां रख दी, और यहां जो फोर्स आया हम इससे कंपेयर कर दिया। ये हम जानते हैं, ये फोर्स को लिखा जा सकता है, और ऐसे किसको लिख सकते हो, एक्सीलरेशन को। ये तो लिखना सिखाया हमने 3 कंपोनेंट में। अब बताओ एफ एक्स किसकी जगह आया, एम ए एक्स की जगह, एफ वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, एम ए वाई, और ये किसे करता है, एम ए जेड। ये सफिक्स में है बच्चों, ये सफिक्स में है ना, वाई से वाई मत काट देना। तो ये देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, z कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है। इफ a body is moving simultaneously in 2 or 3 dimensions, then these are the components of the force along x axis, along y axis और along z axis। बोले बात समझ आई कि नहीं। अब इसके फोर्स की यूनिट और बता देते हैं। यूनिट्स क्या होंगी, देखिए SI यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ वी कम टू SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब बताओ एफ को क्या लिखा आपने, एम, और यूनिट क्या होती है एम की, केजी, और ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट ये होगी, ऐसा नहीं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको तो न्यूटन भी कहते हो आप, और न्यूटन का सिंबल क्या है ना, आइदर राइट एम और यू राइट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और इन सीजीएस सिस्टम इसको हम कहते हैं, एम क्या होता है ग्राम में, ये क्या होता है सेंटीमीटर, ये सेकंड स्क्वायर, और ये भी पड़ गया, इसको डाइन कहते हैं, इसको डाइन कहते हैं। ये सीजीएस यूनिट है डाइन। जब हमने कन्वर्जन सिखाया था वहां बताया था ये कौन सी है, सीजीएस सिस्टम में है। और ये जो यूनिट है, ये तो एक और यूनिट होती है, उसको आगे ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाएगा, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन सी यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट।
बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए होती है, जो एक्सीलरेशन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अस बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एंड व्हेन दिस एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स देन दिस यूनिट बिकम्स ग्रेविटेशनल यूनिट। और आगे जाके जब ग्रेविटेशन वाला पढ़ाएंगे ये 1 kg फोर्स है और जो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको जरूरत पड़ जाए तो ये ले सकते हैं। और कैसे आया, ये इस तरीके से आया, F इक्वल टू क्या होता है m, और वर्टिकल मोशन के लिए ग्रेविटेशन के लिए a की वैल्यू कितनी हो जाती है g, और m कितना होगा 1 kg फोर्स ले रहे हैं तो इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन ये बनेगा। और इसे क्या कहते हैं 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स। सो 1 kg फोर्स अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशन की वजह से 1 kg मास के ऊपर फोर्स है। इट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड किससे, बाई 1 kg मास, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की वजह से। तो ये दूसरी न्यूटन की डेफिनेशन हुई। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा तो m इंटू ए लेंगे। 1 kg फोर्स है, m की जगह 1, a की जगह g, 9.8 न्यूटन। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। इसे कौन सा यूनिट कहते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल यूनिट होगी। अब इसमें बच्चों ये तो हो गया न्यूटन सेकंड लॉ, क्लियर हो गया सबको न्यूटन सेकंड लॉ। नाउ वी कम टू नेक्स्ट दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। अब हम इसी में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम ले रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ का क्या स्टेटमेंट है, इसको लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, opposite reaction। अब देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अगर आपने किसी एक बॉडी के ऊपर इफ F12 फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी, F21 फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बाय फर्स्ट बॉडी। देखिए लिखने का तरीका हुआ, समझिए अपना नई टेक्निक सीख रहे हैं। ये क्या है, अगर F1 ले लें, बॉडी F1 फोर्स ऑन विच बॉडी होना चाहिए, फर्स्ट, लेकिन किसकी वजह से, सेकेंड, इसलिए हमने लिखा फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ऑफ बाय सेकेंड बॉडी। बॉडी F21 फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी किसकी वजह से, ड्यू टू फर्स्ट। लिखने का तरीका हो गया। डोंट रीड F12 एंड F21, ये F12 नहीं है, क्या F12 है, ये क्या है F21 है। और ये एक्शन हुआ, एक्शन का मतलब होगा फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड। ये फर्स्ट बॉडी है और ये मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं सेकंड बॉडी है, ये फर्स्ट है सेकंड है, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। तो जो हमने फोर्स अप्लाई किया ये तो एक्शन हुआ, और इधर से क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। तो एक्शन इज फ्रॉम माय लेफ्ट हैंड ऑन राइट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड, एंड रिएक्शन इज फोर्स बाय लेफ्ट हैंड ऑन राइट हैंड। सो जब भी दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, या ये कहिए वन बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, इन दीज टू कंडीशंस देयर फर्स्ट वन इज एक्शन एंड सेकंड वन इज रिएक्शन। जब हम वेक्टर के लॉ पढ़ा रहे थे आपको, वेक्टर में हमने सिखाया था जब हम ग्राउंड को पुश करते हैं फोर्स से तो वो फोर्स को क्या होता है, एक्शन, और जो ग्राउंड से हमारे ऊपर फोर्स लगता है जिसकी वजह से हम आगे चलते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ ने ये कहा कि दोनों इक्वल हैं और अपोजिट है। देखिए ये तो इक्वल टू का साइन आ गया, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अपोजिट का साइन हमें वेक्टर ने सिखाया है, वेक्टर लगाओ और क्या लगा दे, माइनस साइन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करेगा, F21 वेक्टर इज अपोजिट टू विच वेक्टर, F12 वेक्टर। दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, और दोनों दो इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल क्यों नहीं कर देते। अगर दो फोर्सेज हैं दोनों इक्वल अपोजिट हैं, कैंसिल क्यों नहीं कर देते। एक नंबर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज। दोनों के दोनों अलग अलग बॉडी पर एक्ट करते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। बट फोर्स अप्लाइड बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय अनदर बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी। अच्छा अगर मान लीजिए मैं ये लिखना हूं, बॉडी FAB, बताइए क्या होगा, इट इज फोर्स ऑन बॉडी A by B। बॉडी FBA, फोर्स ऑन B by A। और क्या होना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ से, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। FA
ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये होना चाहिए। वेक्टर साइन लगाएंगे तो इसे कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन विच इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ है बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन। So Newton's first law we have completed, Newton's second law we have completed, Newton's third law we have also completed, ठीक है। और ये जो न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों सेकंड में कंटेन्ड है। न्यूटन सेकंड लॉ से हम फर्स्ट भी बना सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से थर्ड भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे कि किस तरीके से हम दोनों लॉ को सेकंड लॉ से क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। तो समटाइम्स वी कॉल द सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज third can be derived from the second law and first can be derived from the second law, and second law is nothing but it is the mathematical law in which f is equal to ma or f is equal to delta p upon delta t, that is rate of change of linear momentum। बताइए समझ आया कि नहीं। तो इन्हें कहते हैं लॉज ऑफ मोशन। इन सब में क्या इन्वॉल्व हो गए, फोर्स इन्वॉल्व हो गया है, और जिसमें फोर्स इन्वॉल्व नहीं हुआ था उन्हें कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस भी मोशन को रिप्रेजेंट करती है, फोर्स के लॉज भी मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसमें लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन इंक्लूड्स फोर्स, इक्वेशन ऑफ मोशन इंक्लूड्स क्या, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो एक पहला पार्ट था, अब ये दूसरा पार्ट आप पढ़ रहे हैं। पहले विदाउट फोर्स था काइनेमेटिक्स, अब विद फोर्स पढ़ रहे हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज इतना ही।